बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ब्यूरोक्रेसी, जी हाँ, ये ऐसा कुछ फिक्स सिचुएशन नज़र आती है कि हुकूमत खुश नहीं ब्यूरोक्रेसी से, हुकूमत खुश नहीं पुलिस से, लेकिन जब भी कोई नया चीफ सेक्रेटरी आता है, जब भी कोई नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आता है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये एक परफेक्ट मैच है, यही अब डिलीवर करेंगे, यही अब कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं के जो जुरिस्डिक्शन में एरियाज हैं यही लोग ठीक करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वैसी होती नज़र नहीं आ रही। 5वां चीफ सेक्रेटरी चेंज हुआ है और 7वां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चेंज हुआ है। अगर मैं उस्मान बुज़दार साहब की बात करूं तो उनको किसी भी चीफ सेक्रेटरी से और किसी भी आईजी से कोई इशू नहीं था। उन्होंने इसका बरमला इजहार किया कि मैं खुश हूं आप लोगों से, लेकिन फिर किसी और के कंधे पे रख के, किसी और इंस्टीट्यूशन के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला दी, जो मेरे ख्याल में अनकॉल्ड फॉर था। अब रिसेंटली हमने देखा कि उस्मान बुज़दार साहब सियालकोट गए और पूरा सियालकोट सवाई डीसी और डीपीओ के सस्पेंड करके आ गए। रीज़न क्या थी? परफॉर्मेंस। तो ये जो लोग लगाए गए थे ये तो ऑलरेडी लगाए जा रहे थे फ्रॉम सीएमओ, तो फिर इतना इशू क्या है? कहां पर ब्यूरोक्रेसी में इशू है, लॉ में इशू है, या लॉ को जिस तरह कंप्लाई करना है उसमें इशू है, या उस विजन में इशू है जो शायद उस्मान बुज़दार साहब बताने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पे बड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरा बड़ा पर्टेनेंट आज का जो पैनल है मुझे ज्वाइन किया है ख्वाजा खालिद फारूक साहब ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हैं, नेक्टा को भी आपने हेड किया हुआ है, और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं शुमाइल अहमद ख्वाजा साहब, ACS पंजाब रहे हैं और उसके बाद फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। ख्वाजा खालिद फारूक साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। क्या रिलेशनशिप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ मिनिस्टर या हुकूमत के दरमियान होना चाहिए जो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से 3-3.25 साल में 7वां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लगाया गया है? जी शुक्रिया काजी साहब। ये एक बड़ा अहम मौजू है। ब्यूरोक्रेटिक जो रीशफलिंग बड़ी फ्रीक्वेंट पंजाब में हो रही हैं, और ये मीडिया में भी, प्रेस में भी और दूसरे विजुअल मीडिया में भी काफ़ी डिबेट है। और वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो पुलिस हो या सिविल की हो, ये काफ़ी इसमें बहस भी होती है, और उसमें अनसर्टेन जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी अब लोगों के रिजर्वेशंस भी हैं और कोई एक्सप्रेस भी करते हैं। ऑब्वियसली जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए मुश्किल होता है को ओपनली आना और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना, लेकिन बहरहाल ये फीलिंग तो किसी से पूछ लें मास वाई जो कि उसमें जिनको कोई पर्सनल बेनिफिट हो, या उनका जो जिस हर सिस्टम में, हर गवर्नमेंट में कोई मंजूर नज़र भी होते हैं, तो चंद एक, तो उसके अलावा मेजॉरिटी तो जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है कि जब ये फ्रीक्वेंट और बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होती हैं, और यकीनी तौर पर ये निज़ाम के लिए भी कोई सही इंडिकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है जो कि चल रहा है। उसकी अब वजूहात पे तो बंदा कोई इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो हुकूमत का काम है। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि जी ये इसमें क्या रीजंस क्या है। क्योंकि एक अफसर हो गया, ठीक है, मान लिया, समटाइम्स सिलेक्शन गलत भी हो जाती है, या बंदा जो उस लेवल का नहीं हो, बाज़ाहिर वो अच्छा होता है, उसकी ओवरऑल ठीक होता है, लेकिन जब इस बड़े ओहदे पे लगे, सूबे का चीफ सेक्रेटरी लगे या IG लगे, और या उसके अलावा कलीदी ओहदों पे लगे, तो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो सामने नज़र आती है, और वो उस मयार पर नहीं उतरता जिसकी तवक्को की जाती है कि उसको आना चाहिए। ठीक। तो ऐसे बीच में एक्सेप्शंस तो हो जाती हैं, फैसले गलत हो जाते हैं, और उसमें तब्दीली करना कोई बुराई की बात नहीं है, तो हुकूमत करना चाहिए। और उसमें फिर ये है कि उसमें फिर लेकिन उसकी वजूहात भी बतानी चाहिए कि अगर हमने इस अहम सीनियर पोस्टों पे को तब्दील किया है तो उसकी वजह क्या है। ओके, तो सिस्टम होना चाहिए, कोई प्रॉपर सिस्टम के मुताबिक ये सिस्टम, कोई ये चीज़ें चलनी चाहिए। और ये नहीं कि वन फाइन मॉर्निंग आप सुबह उठे तो आपकी नोटिफिकेशन हुई हो और वो भी पता ना हो कि आपने 3 महीने रहना है कि 6 महीने रहना, ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है गवर्नेंस के हवाले से। ठीक हो गया। शुमाइल खालिद साहब, सर
5वां चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा है। पंजाब इज़ 50% ऑफ पाकिस्तान, और उसके चीफ सेक्रेटरी को ये नहीं पता कि मुझे क्यों हटाया जाता है। उनको बुला के सिर्फ कहा जाता है कि जी आपको हटाया जा रहा है। जो अभी ख्वाजा खालिद फारूक साहब बात कर रहे हैं, और जो कि एक बेसिक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन पूरी ब्यूरोक्रेसी से एटलीस्ट मुझे ज़रूर फीडबैक आता है कि जी तमाशा लगा हुआ है पूरे पंजाब के अंदर, इतने लोगों को चेंज करने की बजाय किसी एक को एड्रेस क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल बजा बात थी, ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ऑब्ज़र्व किया है, और आपके भी जो इब्तदाइया में कमेंट्स आपने दिए हैं मैं समझता हूँ बड़े वो काबिल गौर हैं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जहाँ पे वफाकी हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाती है। 4 तो वो हैं जो हमारे सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, इस्लामाबाद में हैं, जीबी में और आज़ाद कश्मीर में। बिल्कुल बड़ी हैरानी की बात है कि यही ब्यूरोक्रेसी है, यही ऑफिसर्स की एक पूरी कोर है पूरे पाकिस्तान में, उन्हीं में से मुंतखब किए जाते हैं सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरी और आईजीज़ का। ये बात समझ से बाला है कि पंजाब जो कि जिसको सबसे ज़्यादा आप समझ लें कि चैलेंजेस दरपेश हैं, यहाँ पे एक तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है, और एक रीएश्योरेंस ऑफिसर्स को एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ मिलनी चाहिए ताकि वो दिल जमई के साथ काम कर सकें, और जो उनकी टीम है वो उनके साथ मिल के काम करे। होता यह है कि जब चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए जाते हैं या आईजी, तो उसके साथ फिर दूसरे मरहले में तमाम सेक्रेटरीज़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज़, कमिश्नर, डीसीज़ वो भी तब्दील किए जाते हैं। तो इससे एक ना सिर्फ बेचैनी फैल रही है, बददिली फैल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स का मोराल है वो बहुत इस वक्त मैं समझता हूँ इंतहाई निचली सतह पे है, और आवाम के सामने भी एक तमाशा तरफा बना हुआ है, और मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए भी ये कोई अच्छा कोई खुश आइन नहीं है। तो इन हालात में हुकूमत को ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए कि कोई तब्दील, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा है कि तब्दील किया जा सकता है, लेकिन एक दफ़ा तब्दील कर लिया, एक दफ़ा गलती हो गई, लेकिन ये अजीब बात है कि तब्दील भी करते हैं और उसके बाद फिर उनको बड़ी अहम पोजीशनों में वफाकी हुकूमत में तैनात भी करते हैं। इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, और अगर परफॉर्मेंस का इशू हो तो फिर उसको बाकायदा चार्जशीट करना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करनी चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये सारे वाकई जो 30-35 साल सर्विस में गुजार के इस मुकाम पे पहुंचते हैं ग्रेड 22 में, वो बड़े मरहल से गुजरते हैं और बेहतरीन ऑफिसर्स होते हैं, और उसका सबूत ये है कि वो बाकी जगहों पे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए 4, 5, 6, 8 महीने में कोई शख्स क्या परफॉर्म करेगा। मैं हैरान हो गया देख के कि चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ आप हायर एजुकेशन एक कितना अहम आप समझ लीजिए कि 13 सेक्रेटरीज ही बदले, 13 सेक्रेटरीज बदले गए हैं, इंतहा है। और मैं देख रहा था उसका जो इनकम्बेंसी बोर्ड है उसके अंदर पिछले 30 सालों में 36 ऑफिसर्स बदले गए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हायर एजुकेशन जिसका सारा दारोमदार हमारी मुल्क की बका के साथ वाबस्ता है, उसके सेक्रेटरीज जब हर 6-8 महीने बाद तब्दील होंगे तो उस महकमे में या उस सेक्टर में क्या पॉलिसी पे अमल दरामद होगा, क्या लोगों को रीअश्योरेंस होगी, और ख़ासतौर पे वो टीम ही नहीं बना पाते। और जब टीम बिल्डिंग ना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, खा वो अस्करी अदारे हों, अदालती अदारे हों, या इंतज़ामी अदारे हों, या प्राइवेट सेक्टर हो, तो मैं समझता हूँ इसके लिए कोई बहुत रस्तू या फलातून की जहानत नहीं चाहिए। आम आदमी इसको बेहतर तौर पे समझ पा रहा है कि बिल्कुल ठीक, ये अच्छी बात नहीं है, ना आवाम के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना ब्यूरोक्रेसी के लिए। खास साहब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सर कलीम इमाम साहब उनको हटाया, उसके बाद आईजी मोटरवेज एज ऑफ टुडे ही इज सर्विंग देयर। आरिफ नवाज साहब उनको हटाया गया, उसके बाद आईजी रेलवेज लगाया गया, उसके बाद शुएब दस्तगीर साहब आए, उनको हटाया गया, उसके बाद उनको फेडरल सेक्रेटरी लगाया गया। इनाम गनी साहब को अभी हटाया गया, उनको आईजी रेलवेज हटाया गया। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, जो अभी ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, इस सर इशू जो है दैट इज नॉट परफॉर्मेंस ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। परफॉर्मेंस का इशू ना सीएस पे आ रहा है ना आईजीएस पे आ रहा है, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ और है। एक्सपेक्टेशन लेवल, अब जब मैं बात करता हूं तो बात यह है कि एक जगह लॉ है जिसके ऊपर चाहे आईजी पंजाब हो चाहे चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो, दे हैव टू गो बाय द बुक एज पर लॉ। लेकिन अगर मेरी ख्वाहिशात को आप अमली जामा नहीं पहना रहे तो इसका मतलब है जब मुझे सूट करेगा मैं चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे आईजी हो उनको उठा के फेंक दूंगा। इज दैट सो? नहीं, मेरा ख्याल में इसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। इसमें जो सिस्टम चल रहा है इस पर मैं नहीं समझता कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही सारे फैसले और वही फैक्टर जो समझता है और जिसको चाहता करा लेता है, क्योंकि वजह यह है कि चीफ सेक्रेटरी, खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी के जो तबादले होते हैं
अगर वो सूबे से नेचुरल उस ग्रेड के जो 22वें ग्रेड के ऑफिसर लगते हैं या आईजी भी 21वें का भी अगर हो, तो जब तब्दील करेंगे तो उसको फिर वो और कहाँ लगाएंगे पंजाब में? पुलिस वाले के पास देखा जाए तो कोई ऐसी खास पोस्ट नहीं है जहाँ भेजा जाएगा। तो यकीनी तौर पर वो या तो फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे या फेडरल गवर्नमेंट के किसी अदारे में जाएंगे या दूसरे सूबे में जाएंगे। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की कॉन्सेंट होना ज़रूरी है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की भी आशीर्वाद होती है, अप्रूवल होती है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे कर रहे हो। पर हर दफ़ा तो फेडरल गवर्नमेंट को भी पूछ सकती है कि भाई 6 महीने बाद ये आपको आईजी ये चीफ सेक्रेटरी क्यों चेंज करा रहे हैं, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। अगर वफाक समझे कि ये फैसले सही नहीं है तो वो उनको रोक सकता है, एडवाइस भेज सकता है। मसला आप सिंध के हवाले से देखें तो सिंध गवर्नमेंट राइटली और रॉन्गली वो बहस रहता है कि वो क्या वजूहात थी, लेकिन एक ज़माने में एडी ख्वाजा साहब को तब्दील कराना चाहते थे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानी थी। बिल्कुल। एक और ऑफिसर थे आईजी साहब, उसके भी सिंध गवर्नमेंट के अच्छे तल्लुकात नहीं थे, उसको भी चेंज कराने चाहिए थी, पर उसका भी फौरी तबादला नहीं हुआ था। तो ये इसका मतलब है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट के भी अप्रूवल इस लेवल पे, हाँ नीचे डीएजी इधर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एरिया में पोस्ट हो सकता है उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इस लेवल पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी लेवल पे तो यकीनी तौर पर मैं भी 1-2 केस में वो कह सकते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर ने उसके बाद एविडेंस थी, कोई चीज़ थी जो कन्विंस किया। पर इतनी क्विकली जब चेंज करेंगे तो फिर उससे मुझे तो यही समझ आती है कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे है, या हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सम टाइम मूव होकर इसको चेंज करें। क्या रीज़न है आई डोंट नो, रीज़न मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। कि वो इनसाइड, हम तो रिटायर्ड आदमी हैं तो हमें तो इसका इनसाइड क्या होता है, कैसे सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमें जो मुझे अफसोस होता है, सच्ची बात है कि ख़ासतौर पर पुलिस के हवाले से मैं ये ज़रूरी यकीनी तौर पर कहूँगा कि पुलिस ऑफिसर्स को पीटीआई की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, क्योंकि इन्होंने वहाँ जो पुलिस जो ऑर्डर पुलिस एक्ट वहाँ केपी बनाया और उसके बाद टेन्योर की प्रोटेक्शन दी। और वो आपने याद होगा नासिर दुरानी साहब को, उसको अख्तियारात भी बहुत गई है। और फिर उसके बाद यानी वो एडिशनल आईजी तक खुद तबादला वहाँ के कानून के मुताबिक जो उन्होंने बनाया गया वो कर सकते थे। और उसमें चीफ मिनिस्टर की तबादलों की कोई इंटरफेस रोल खत्म हो गया था, वो ऑलमोस्ट ऑटोनमस तौर पर फैसले कर रहे थे। तो वहाँ फिर पुलिस ने डिलीवर भी किया और उसका फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दौरान इलेक्शन भी उसका वो हाईलाइट किया कि देखिए हमने केपी की पुलिस बनाई है। और उसमें आप फिर मजीद देखें कि अगर आप उस दौर के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे तो मसलन उसमें मेजर 3 पार्टी CPTI है और PMLN थी और पीपल्स पार्टी थी जी। PMLN ने अपने जो मैनिफेस्टो में उसमें बड़ा सरसरी सा पुलिस के मतलब वो इम्प्रूवमेंट का मेंशन किया। पीपल्स पार्टी ने कुछ और उससे बेहतर डिजिटलाइजेशन और इस तरह की चीज़ें मेंशन की। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव और प्रॉपर जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल था वो PTI का था कि हम पुलिस को एक ऑटोनमस अदारा बनाएंगे और इसको डेमोक्रेटिक होगा और उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, सारी चीज़ें बड़ा एक्सटेंसिव है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी पुलिस के सिस्टम में, जो बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है ठीक हो गया। तो लेकिन अभी तक जो है ना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाकी तो फंक्शनल चेंजेस जो रूटीन की जो होती है ना उसमें कोई मसलन आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें वो हो रही हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें पुलिस को ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी, फिर इसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो पुलिस बिल्कुल ऐसे अच्छा ठीक हो गया। खान साहब 2 चीज़ें, एक है एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है अवाम की जिसमें मैं आता हूँ, और एक एक्सपेक्टेशन है हुकूमत की। ब्यूरोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेशन लेवल है ऐसी जो आपको लगता हो, क्योंकि आपका एक बहुत एरिया है वास्ट इसको देखने का, जो आप समझते हो कि ब्यूरोक्रेसी पूरा नहीं कर रही जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए ब्यूरोक्रेसी खासा मैं शुमाइल ख्वाजा साहब से बात कर रहा था जी, शुमाइल ख्वाजा साहब से जी। देखिए इसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए एक पूरा आपको वक्त दरकार होता है। अब हुकूमत चाहती है कि जो उसकी पॉलिसीज़ हैं या जो उसका मंशूर है वो उस पर अमल दरामद हो, और बिल्कुल ये जायज़ बात है, और इंतज़ामिया की और ब्यूरोक्रेसी की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उस पर अमल दरामद कराए। लेकिन उस पर अमल दरामद कराने के कुछ असूल व ज़वाबित हैं।
इसी वजह से आप देखिए कि जो 1956 का आइन बनाने वाले थे फ्रेमर्स, 1962 का आइन बनाने वाले थे, उसके अंदर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ऑन दी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स के ऊपर। बिल्कुल। बदकिस्मती से जब 73 का आइन बना, जो कि बहुत ही एक मैं समझता हूँ एक नादिर दस्तावेज़ है, लेकिन सिविल सर्विसेज के हवाले से इस चैप्टर को हज़फ कर दिया गया और इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने अनीता तुराब केस में लिया था। बिल्कुल। बल्कि उन्होंने उसमें कोट किया है कि पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि वो उस वक्त जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो चूँकि यूके से आते थे, लिहाजा उनको एक सिक्योरिटी दरकार थी। बड़ा अजब सा वो ये आर्गूमेंट है और हम इस चीज़ को थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करेंगे। अब जब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 का बना तो उसमें बाकी तो इंडेमनिटी का ठीक है सेक्शन 23 ऐड कर दिया गया, जिसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, उसमें हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स को हज़फ कर दिया गया। उसके बाद रूल्स ऑफ बिजनेस आर्टिकल 139 के तहत सूबाई रूल्स ऑफ बिजनेस फ्रेम होते हैं। अब पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस में जो सेक्शन 23 है वो डील करता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ, और उसके साथ शेड्यूल 6 है जिसके अंदर टेन्योर दिया हुआ है चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का 4 ईयर्स, ठीक, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट का 3 ईयर्स दिया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स का दिया हुआ है, इसी तरह बाकी हेड्स ऑफ अटैच डिपार्टमेंट्स का। और अनीता तुराब केस में ये बहुत ही वजाहत के साथ ये असूल तय कर दिया गया कि हुकूमत का अगरचे ये स्वाबदीदी इख्तियार है, क्योंकि हुकूमत इसको, जैसे ये रूल्स ऑफ बिजनेस की बात है उसमें चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो इस टेन्योर को कर्टेल कर सकता है या बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन अनीता तुराब केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने असूल और ज़ाब्ता तय कर दिया कि उसके लिए आपको वजूहात देना होंगी। बिल्कुल ठीक है, रीजंस ऑर्डर है टू स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक। अब मालूम यह है, मैं अभी किसी जगह मौजूद था, वहाँ पे पुराने चीफ सेक्रेटरीज भी थे और सर्विंग भी कुछ फेडरल सेक्रेटरीज थे, तो वहाँ 2 चीफ सेक्रेटरीज ने ये कहा कि जब हम सुबह अपने घर से दफ्तर की तरफ रवाना होते तो हमें मालूम नहीं होता था कि हमारा ये दिन इस सीट पे गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। आप अंदाज़ा कीजिए, आप अमल दरामद की बात कर रहे हैं और ख्वाहिशात की तकमील की बात कर रहे हैं। बात यह है कि जिस तंजीम ने, जिस अदारे ने, जिन अफसरान ने, जिन एहलकारों ने उस पर अमल दरामद करना है, उनको तो खुद इल्म नहीं है कि वो आज शाम जो है उस अदारे में रह भी सकेंगे कि नहीं। अच्छा, जब ऐसा तौसर हो जाए तो जो आपकी टीम है उसका भी आपके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो बेचैनी और बदली है ये नीचे तक जाती है ऐसे। और इन हालात में मैं समझता हूँ हुकूमत को अमल दरामद, आप देखिए जिन अदारों में एक सिक्योरिटी और आप कह लें एक कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर्स है, वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है, तो ज़रूरी है कि इनको, जिस तरह अदलिया में एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, आर्मी में है, बिल्कुल, और बहुत सारे अदारों में है, ऑटोनमस अदारों के जो हेड्स हैं उनकी सिलेक्शन है, या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह मैं समझता हूँ ये जो की पोजीशंस हैं इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना चाहिए। और मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बातें हम करते हैं बाहर की, सिंगापुर की आप मिसाल देते हैं। अब सिंगापुर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पब्लिक पॉलिसी का भी कोर्सेज किए मिले हैं, वहाँ पे नाम भी परमानेंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है, पोजीशन का नाम भी परमानेंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है और 5 ईयर का है टेन्योर, ठीक जी। तो होता यह है जब आपने चीज़ों को अमल दरामद करना है तो आप बैठ के उसके अहदाफ मुकर्रर करते हैं बाहमी मुशावरत के साथ, उसका टाइम फ्रेम भी तय करते हैं, उसके डिलीवरेबल्स भी तय करते हैं, और यूं फिर आप टीम बनाते हैं। आपको तो हक हासिल है टीम बनाने का। अब सवाल यह है कि जिसको आप मुतय्यन कर रहे हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी को, उसको ये हक ही हासिल नहीं कि वो अपनी टीम मुंतखब कर सके। वो आप ऐसे ही है जैसे किसी आप को पैराग को आप पानी में फेंक दें, हाथ भी बांध दें और पाँव भी बांध दें उसके। इसी तरह यूके में भी परमानेंट सेक्रेटरी हैं कैबिनेट के, फाइनेंस के, होम के, हांगकांग में भी यही है। तो इससे एक तसलसल भी मिलता है, एक आपको रीअश्योरेंस होती है और आप फिर अपने प्लान को अनफोल्ड करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत अगर ये चाहती है, जो कि यकीनन चाहती है, हुकूमत की नीयत पे तो कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो तरीक़ाकार है इससे इनके अहदाफ भी मुकम्मल नहीं होंगे और अदारे को भी नुकसान पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके सबसे बड़े जो विक्टिम्स हैं ना वो आवाम है। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो अभी खालिद फारूक साहब ने अपने कमेंट में कहा था 2017 पुलिस एक्ट का रेफरेंस दिया था और अल्लाह जनसीब करे नासिर खान दुरानी साहब का रेफरेंस दिया था। लेकिन मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब ने ये तकरीर की और उसके बाद नासिर खान दुरानी को पुलिस का एडवाइज़र बनाया गया और मोहम्मद ताहिर साहब को IG पंजाब लगाया गया, तो मेरे ख्याल में शायद वाहिद टेन्योर होगा मोहम्मद ताहिर साहब का जो 1 महीने भी नहीं था एज IG पंजाब। ये क्यों हुआ? तो मतलब वो जो ख्वाब दिखाए गए थे 2017 पुलिस एक्ट, नासिर खान दुरानी एंड ऑल दैट, वो ख्वाब क्या हम चिकनाचूर होते नजर आ रहे हैं या क्या वजह है? इस पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी ख्वाजा खालिद फारूक साहब, सर सवाल छोड़े गया था 2017 पुलिस एक्ट, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नासिर खान दुरानी, और उसके बाद जो पंजाब में हुआ, आपको लगता है कि इमरान खान साहब इस बात पे कन्विंस कर लिया गया है उनको फ्रॉम द पॉलिटिकल अरीना कि ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, इधर आप वैसे चीज़ें नहीं चला सकते, यहाँ पर आपको MNA MPs की मर्जी के SDPOs DPOs RPOs अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पर सियासत नहीं कर सकते? अब मेरे ख्याल में आपकी बात जो है, जो आपकी वजह आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी मजबूत एक रीज़न है, क्योंकि जो आप इंटेंशंस देखें प्राइम मिनिस्टर साहब की इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले या खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने परफॉर्मेंस थी, तो वो और थ्रू आउट ये पॉलिटिकल कैरियर में देखे वो बात तो एंटायरली ए पॉलिटिकल यानी गैर सियासी और ऑटोनोमस टाइप की ये अदारों के मतलब बात कर रहे थे कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, सियासत का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं। लेकिन मेरा ख्याल प्रैक्टिकली आके जब वो आए हैं हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो ये मुझे यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि शुरू में तो वो उन्होंने जब नासिर खान दुरानी का आपने जिक्र किया तो इसी एंगल से किया था कि अभी वो जो है KP के हवाले से जो उनके एक्सपीरियंस उसको इस्तेमाल किया जाए और वो इसमें अपना उनका एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस पंजाब में की जाए। और मीटिंग भी एक दो हुई जिसमें कुछ उन्होंने फैसले किए, बाद में उस पर ऑर्डर ना हुए, फैसले अमल दरामद ना हुए। और फिर उसके बाद वो IG साहब जो थे ताहिर साहब, तो शरीफ आदमी थे, ऑनेस्ट आदमी, मेरे मतहत वो रहे हुए, मैं DAG गुजरावाला था और वो SP सियालकोट थे, बड़ा दयानतदार शरीफ आदमी है। तो वो जो भी वजूहात असल बैकग्राउंड वो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल वो तब्दील हो गए। लेकिन एक ज़ात के हवाले से नहीं, एक ओवरऑल देखें तो 6 महीने से ज़्यादा एवरेज 5 से 6 महीने के IG की एवरेज बन रही है, तो शायद चीफ सेक्रेटरी साहब की 7 कर लें या 8 कर लें, इससे ज़्यादा उनकी भी नहीं होगी जी। और आप फिर नीचे ले जाएं टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के हवाले से, तो नीचे फिर और कम हो जाता है। अगर IG जो या चीफ सेक्रेटरी इतने सीनियर बंदे होते हैं, प्रोविंस के अपनी शुबा के हेड होते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर नीचे जो है तो वो प्रेशर पड़ता है। फिर वो जो सीनियर बंदा उस पर जब प्रेशर पड़ेगा, उसको पता कल मैं है या नहीं, मैं हूँ या नहीं, और तबादला हो जाएगा, तो वो फिर अकोमोडेट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। तो वो ये चीज़ें तो नेचुरली जाती हैं। अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो, जैसे अभी शुमाइल ख्वाजा साहब भी कह रहे थे, इसमें अनीता तोराब वाला केस तो बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। एग्जैक्टली उस पर तो ये तो जो है कि जैसे वो कर सकते हैं, स्वाबदीद है, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है, लेकिन डिस्क्रिप्शन विद प्रूडेंस जो है, विद रीजंस वो यूज़ कर सकते हैं। वरना टेन्योर जो गवर्नमेंट सर्वेंट का ब्यूरोक्रेसी में है वो पूरा होना चाहिए, ये उसका बेसिक स्पिरिट थी। बिल्कुल। और उसमें कोई ब्यूरोक्रेट जाना चाहे कंटेम्प्ट में, क्योंकि फुल बेंच का वो फैसला था, तो वो उसकी कंटेम्प्ट में भी जा सकता है। बहरहाल वो चूँकि कोई भी ब्यूरोक्रेट सर्विंग जब वो तो इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अख्तियार इतना होता है कि वो हीलो ख्वार हो सकता है। लेकिन ये कानूनी तौर पर यही पोजीशन है। तो और पुलिस के हवाले से देखें, पुलिस का जो है जितना निज़ाम होता है, उसमें बुनियादी तौर पर एविडेंस कलेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस। ट्रू। अब वो फोर्सेस जो इंटेलिजेंस जो कलेक्ट कर देगा, वो बंदा उस इलाके में रहेगा, मैं नीचे लेवल्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आएगा जो सीनियर लेवल है, वो उसकी मतलब IG का जरा फंक्शन डिफरेंट है। अब आज तो एक क्राइम होता है तो IG से पूछते हैं, हालांकि उसका फंक्शन नहीं है। बिल्कुल। IG का कुछ और है, पॉलिसी मेकिंग है, ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होनी है, पॉलिसी क्या बनानी है, क्या सिस्टम उसने इवॉल्व करना है, फिर एज एन एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर पे उसने क्या सजेशन देनी है, वो इस तरह की चीजें बड़े लेवल की आती है। बिल्कुल। नीचे लेवल जाएंगे वो डिफरेंट रोल आता जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बाहर अब वो क्या प्लान बनाएगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्या गाइडेंस देगा, क्या ट्रेनिंग वो देख सकेगा या करा सकेगा, और वो ये मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस आप जो लेना चाहें वो एफिशिएंटली के ऑप्टिमल जो मैक्सिमम आपको परफॉर्मेंस किसी ब्यूरोक्रेट, सिविल या पुलिस जो भी हो, वो नहीं मिल सकती। और कई जगह तो ऐसा होता है कि उसको इलाके, मतलब पुलिस के वाले से मैं बात करूँ, उसको इलाके को समझ अगर DAG को लगाएंगे एक जिले में, वो उसका टोपोग्राफी, उसका ज्योग्राफी देखेगा, उसके पब्लिक पॉलिटिकल नेटवर्क देखेगा, उसके क्रिमिनल नेटवर्क क्या है। ये किस जमाने में जो था अंग्रेज के वक्त में, तो वो विलेज टूरिंग होती थी। बिल्कुल ठीक। डिस्ट्रिक्ट SP को जाना होता था गाँव में जाके, विलेज टूरिंग में जाके,
वहां से देखना होता था, फिर वहां से लोगों के मसाइल भी देखता। अब किसके पास टाइम है? टाइम आपको जाए। बिल्कुल ठीक, ये प्रैक्टिस हो गई बड़ी देर। पॉइंट आ गया सर आपका, ठीक हो गया। शुमाइल खान साहब, अनीता तुराब का मैं लास्ट वीक प्रोग्राम कर रहा था, डॉक्टर शुएब सडल थे और तस्लीम नूरानी साहब थे, यही मेंशन किया, इससे पहले भी 12 दफ़ा इसको मेंशन किया है। एक चीज़ ख्वाजा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की, ज़लीलो ख्वार हुकूमत कर देती है, और हमने देखा कि अब वो टाइम नहीं है कि अगर आपको विदाउट रीजनिंग हटाया गया है या कोई ऐसी रीज़न एंड द ब्यूरोक्रेट्स गो टू द कोर्ट कि जी दिस इज़ नॉट सपोज टू बी डन लाइक दैट। सर, तो फिर इसका वे आउट कौन निकालेगा? इसका वे आउट यही है कि अब आपने जिस तरह बताया, अभी मैं देख रहा था, अभी चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने 5 सेक्रेटरीज को इजहार नापसंदीदगी का नोटिस इशू किया, जिसमें सेक्रेटरी प्राइमरी एजुकेशन एंड ऑल दैट। सर, तो फिर इसका तरीक़ेकार ये है, और अभी ये तमाम लोगों में स्पेशली ACS होम अभी लगे हैं, इन सबको अब ये इशू कर दिया गया है। सो इसका मतलब यही है कि माई वे और हाईवे। देखिए, मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा, और उससे पहले मैं जो आपने KP की मिसाल दी, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं जी अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैंने KP में सर्व किया, पंजाब में भी सर्व किया। जी। देखिए, KP का जो मिजाज है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एग्रीड। वहाँ पे इंतज़ामिया का, ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिशियन का बड़ा एहतराम का रिश्ता है। और मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि मैं UK में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और मैं आई हैड डन मास्टर्स इन पुलिस स्टडीज़ ऑल्सो। तो वो मैं आपको थोड़ी मिसाल देना चाहूँगा कि फ़र्क क्या होता है। बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ आइन है, और आपको मालूम है कि आइन पे अमल दरामद के बड़े बग्स हैं और चैलेंजेस हैं। वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक गोरे एक बात लफ्ज़ कहा करते हैं कि ट्रेडिशन बीट्स ग्रामर। ठीक, जो रवायात कन्वेंशंस होती हैं ना, वो बहुत मजबूत होती हैं। अब मैं 4 जगहों पे असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ KP में। मुझे याद है, मैं मानसेरा में एक केस में, वहाँ ल्यूनेंसी एक्ट के तहत रिसेप्शन ऑर्डर जारी होता था कि उसको वो आप वहाँ पे ऑर्डर करते थे बतौर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कि उसको वो आप वहाँ ले जाएँ बीइंग अ ल्यूनेटिक। ये केस बड़ा मशहूर था, तो उसमें बड़ा मुझे सिफारिशें आई, बेइंतहा प्रेशर हुआ। और जब मैंने उस बंदे को एग्जामिन किया कोर्ट में, तो देखा कि ही वॉज परफेक्टली फाइन, तो आई रिलीज हिम। ओके। तो मुझे उसमें एक सिटिंग मिनिस्टर जो कि बड़े पावरफुल थे, उन्होंने बहुत ही सिफारिश की हुई थी और बड़े अफसरों से भी करवाया हुआ था। मैं हैरान हो गया साहब, ये कल्चर मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ अरसे बाद ईद थी, तो मैं ईद की नमाज़ पढ़ के जब घर लौटा, तो झंडे वाली गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे ईद मिलने के लिए। मैं जब पूछा तो उन्होंने कहा जी वो मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं हैरान परेशान, मेरा ख्याल था कि आप तो सारी ज़िंदगी शायद मेरे से बात ही करना पसंद ना करें। फिर हरीपुर में अब गौहर अयूब साहब देखें, मैं वहाँ वो स्पीकर थे पाकिस्तान नेशनल असम्बली के, किसी मैटर में उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने उनको अर्ज़ किया कि नहीं, ये चेक किया, तो मैंने कहा कि नहीं होने वाला, तो आई बस गिव हिम फुल मार्क्स। उन्होंने कहा कि शुमाइल यू मस्ट नॉट डू इट। मैं कहा सर्टनली सर नॉट। फिर एक और मामला हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल था शायद प्रॉब्ली ठीक है उन्होंने किया, लेकिन मैं भी शायद वो माइंड करें इस बात को। उसके बाद वहाँ से मैं प्रमोट हुआ। वुड यू बिलीव ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कंग्रेचुलेट मी एंड इनवाइट मी फॉर अ फेयरवेल। ये कल्चर है वहाँ का। शेरपाव साहब के साथ काम मैंने किया है, जनरल फजल हक के साथ काम किया। जनरल फजल हक जो थे, जहाँ मैं ऐसी था, वहाँ पे वो दोनों सीटें हार गए सूबाई असम्बली की। ओके। और वो इतने एहतराम से मिलते थे, और वो इतना मतलब लगता था जैसे मतलब कि यू आर VVIP। ठीक। तो आपका दिल चाहता है, दिल से आप खिदमत खल्क भी करते हैं और अपनी बेहतरीन फिर मसाइब रूए कर ला के कारकर्दगी भी दिखाते हैं। तो मैं ये करना चाहूँगा कि पंजाब के सम हो कल्चर में ये प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, और मैं एक और अर्ज़ करूँ, परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू नहीं है कि आप चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप हमें कहीं ले जाएं दुनिया में, आप उसमें 1000 नकाइस निकाल देंगे आप। बिल्कुल ठीक। ये परफॉर्मेंस नहीं होती कि आप गए, देखा यहाँ बल्ब फ्यूज़ है तो बंदे को सस्पेंड कर दिया, यहाँ थाने में गए, थाने में कोई चीज़ देखी, वहाँ पे कोई कागज़ पूरा नहीं है तो बंदे को सस्पेंड कर दिया। इस तरह नहीं निज़ाम चलते काले। ट्रू। तो उसके लिए ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम और अहदाफ और जो आपकी कैपेसिटी है और जो आपको दिए गए हैं वसाइल, उसके अंदर एक ख़ास पीरियड के बाद उसको फिर एवेल्यूट किया जाता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ ये परफॉर्मेंस का राह चलते हुए, सड़क में चलते हुए, दफ्तरों में गुजरते हुए बंदे सस्पेंड हो रहे हैं, उनको डिसमिस किया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ ये वो पुराने ज़माने का तरीक़ाकार था, जब बादशाह जो होते थे वो किसी बात को नापसंद किया, ना आया तो दीवार में चुनवा दिया, आंखें निकाल दी। वो तो अब मुमकिन नहीं है। तो जो आज मुमकिन है वो यही है कि सस्पेंड कर दें, ट्रांसफर कर दें, OSD बना दें। ख्याल में रवैया ठीक नहीं है। ख्वाजा खालिद फारूक साहब, सर अब थोड़ा सा मैं इसको एक डिफरेंट टेंजेंट पे इस चीज़ डिस्कशन को लेकर जाना चाह रहा हूँ। सर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंज की, और जो मैं आपसे पुलिस की बात ही करूंगा, जो IGs स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं लगाऊंगा अपनी मर्जी के DPOs, RPOs और तमाम अफसरान
वो रिक्वायरमेंट नहीं है एज ऑफ टुडे 2021 के अंदर रिस्पेक्टिव पंजाब हुकूमत की। वो कहते हैं जिन लोगों को हम कह रहे हैं अगर आप उनको नहीं लगा रहे तो यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब। मैं अभी रिसेंट पास्ट में 4-5 आईजीज जो हुए हैं उसके अंदर मेन इश्यूज वाज कि हमारी मर्जी के डीपीओज लगाओ। सर इट्स ऑन रिकॉर्ड कि जो आईजी थोड़ा सा इस पे रेजिस्ट करते हैं उसके बाद उनको कहा जाता है कि जी हमें आपसे कोई इशू नहीं लेकिन हमारे साथ आपका काम भी नहीं चल सकता। सर ये अप्रोच ठीक है ना? फिर हम लोग वो जो तब्दीली करते थे जिसके लिए एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा थी, वो तब्दीली भी वही सियासत है जो जिसको हम शायद छोड़कर आगे चले थे। काजी साहब बात यह है कि सारा मलबा आप मौजूदा हुकूमत पे, ये मैं आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब भी दूंगा लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री में भी जाएं जी। तो पंजाब में जो हिस्ट्री जो ट्रेडिशन अब चली आ रही है बड़े अरसे से, इनकी हुकूमत से पहले पंजाब में, तो क्या होता रहा है? यही होता रहा है कि यही जो चलते फिरते जो था कोई चीज़ हो गया सस्पेंड कर दिया। वहाँ तो बहुत जल्दी सस्पेंड होता था पिछले दौर में, वहाँ तो अगर फिगर्स वाइज है तो बहुत ज़्यादा था। तरीकाकार वो मैच्योर थे, ट्रेंड थे, वो अच्छे तरीके से चीज़ें, बाकी जो थे तबाले इस तरह नहीं करते थे, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसमें भी उनकी प्रायोरिटीज़ जो थी उसमें कि ये हमारा बंदा है, ये किसका बंदा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत मैटर करती थी, चाहे वो सही हो बैरेट पे या गलत हो, उस पर ये एक बुनियादी वजह। ये एक्चुअली जो मौजूदा हुकूमत आई इनके लिए एक देन में भी ये था कि जब ये पहली दफ़ा हुकूमत में आया पंजाब में भी, ऑब्वियसली पहली दफ़ा फेडरल में भी, इनको एक माइंड पे एक जो था एक प्रेशर था कि यार ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ज़ाती एक किस्म की फोर्स बन चुकी है और उसमें अगर पूरा नहीं कहेंगे कि कुछ हद तक तो वो ये बात दुरुस्त है ठीक कि उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ये चीज़ें थी। और अगर वो हुकूमत में नहीं भी होते थे तो ब्यूरोक्रेट्स जो, चाहे उसमें पुलिस वाले भी कुछ शामिल है, मैं ये नहीं कहता, तो सिविल या पुलिस की ब्यूरोक्रेसी, वो डरते थे कि वो हुकूमत में आएंगे तो हमारे विक्टिमाइज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही था, तो एग्रीड। ये फैक्ट था। ये जब आए हैं तो फिर इन्होंने पॉलिटिकल जब प्रेशर हुआ है तो टू अर्न गुडविल और ये सबको काबू करना, पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट भी है, तो ये चीज़ें फिर उन्होंने अकोमोडेट जब शुरू किया तो फिर उसकी चले हमारा जो सिस्टम उतना डेवलप नहीं है यूके वाला, ये दूसरा, और हम वो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ बिहेवियर वो होगा। लेकिन ये है कि फिर उसका कुछ तो उसकी लिमिट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो ये नहीं कि यकीन टोटल आप गिव इन कर दें। तो यकीनी तौर पर इसमें जो है ना ये आपके इश्यूज डेवलप हुए और उसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक वजह है, इसको बैकलॉग है। मुझे याद है कि एक बात मैं कहूँगा, मैं डीएजी बहावलपुर था तो बेनज़ीर साहब उस प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग की, तमाम उनके एमएनएस भी थे और पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी थे। उसमें कुछ अफसरों ने कुछ एमपी एमएनए ने बड़ी शिकायत की, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की, सिविल और पुलिस की। वो चीफ सेक्रेटरी और आईजीस भी थे, उनसे पूछते थे, वो उनके नोट्स दे देते थे। ठीक है। उसके बाद तो एंड हुआ तो बेनज़ीर ने कहा, बात सुने, ये सारे ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं ये सब हमारे साथ हैं और जब हम नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो वो साइकी समझती थी कि वो पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये इसको इस एंगल से ना इनको करना चाहिए, और वो पहले भी करते थे। वो शायद उनकी ज़ात के हवाले से तो चीज़ें बेहतर, उनको फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान ये होता है कि एक सिस्टम जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खराब होती है। तो वो हुई हमारी और उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट वहां से हुआ। अब इनकी जो है, इनका तो लाइक डिसलाइक कोई भी नहीं मैं मुझे समझ आती। ये तो बस है कि इसमें जो मेजर फैक्टर है कि इसको सिस्टम को बजाय डेवलप और उसको स्टेबल करने के, ये इंस्टेबिलिटी की तरफ ये फॉलो पॉलिसीज ज्यादा हो रही हैं, जिसको ये ठीक करने की मेरा ख्याल इसकी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। शुमाइल खालिद साहब, पब्लिक की जरा बात कर लें। पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है ब्यूरोक्रेसी से, पब्लिक ऑफिस से, रेवेन्यू के ऑफिस से, कोर्ट से, एसी डीसी कमिश्नर के दफ्तर से रिलीफ आपको लगता है कि इन पिछले 3 सालों में लोगों को रिलीफ मिला है? देखिए, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वाज़ेह होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ना आज वो डीसी है, ना एसी है, ना कमिश्नर, जो कि पहले निज़ाम के अंदर थे। ठीक। निज़ाम के अंदर 2001 के बाद जब ये डिवोल्यूशन प्लान आया था
लोकल गवर्नमेंट्स का, उसके बाद एक इनकलाबी तब्दीली आ चुकी हुई है, जो कि इनकलाबी मस्बत तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा मनफी, जिससे ये पूरा निज़ाम बिगड़ा है। अब सवाल यह है कि अवाम के बहुत सारे जो मसाइल हैं ना, वो लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक होते हैं। ट्रू। और लोकल गवर्नमेंट एक आइन का टीयर है, 3 टीयर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। हमारे जितने भी मसाइल है, खा वो इंक्रोचमेंट है, खा वो सड़कों पे है, खा वो पानी है, खा वो स्ट्रीट लाइट है, खा वो प्राइमरी स्कूल है, ये बेसिकली म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं या प्राइमरी हेल्थ के यूनिट्स हैं। कोई सेंट्रलाइज निज़ाम दुनिया का आप रिश्ता भी ले आएँ, कोई एसी कोई डीसी इस निज़ाम को नहीं चला सकता। अब एसी क्या है, एसी के पास क्या है, मैं आपको बताऊं, ये बड़े कम लोग इसको खुल के बात करते हैं। हाँ, एसी के पास पहले क्या था, पहले सिस्टम में मैजिस्ट्रेट्स होते थे, रेवेन्यू पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। अब डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बाद ना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ना जब ये सेपरेशन हो गई पुलिस और के साथ जो है पुलिस ऑर्डर के बाद, 2002 के बाद, और फिर 96 की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जिसमें उन्होंने सेपरेट किया जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को, तो जुडिशल जो था वो फंक्शन भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब एक एसी के पास एक नायब कासद है, एक ड्राइवर है, एक स्टेनोग्राफर होता है और एक क्लार्क होता है। ये टोटल स्टाफ है। ये कोई बंदा बात नहीं करता, इसके निज़ाम के अंदर कहाँ कैपेसिटी है। ठीक। तो ज़रूरत इस समर की है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाए ताकि लोगों के जो डे टू डे मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। आपके सवाल का जवाब यह है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच बात करूँगा कि अवाम के मसाइल इस सिस्टम के अंदर नहीं हल हो रहे, ना हल हो सकते हैं। और दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो मैनुअल सिस्टम है ये बहुत आर्केक है और मतरूक हो चुका हुआ है। दुनिया में जहाँ पे भी तब्दीलियाँ आई हैं वहाँ आप इंटरफेस पब्लिक का और अफसरान का इंटरफेस को ब्रेक करें, ठीक, और इसको ई गवर्नमेंट के मोड में लेके आएँ। और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जो एसी के फंक्शन हैं डीसी के वो अदा करें, और जो लोकल गवर्नमेंट के हैं वो अदा करें। तो फिर मेरे ख्याल में एक ब्रॉडर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। और अब पॉलिटिशियंस की भी अपनी जायज़ होती हैं कि उन्होंने अवाम से वादे किए हुए हैं, मैनिफेस्टो दिया हुआ है, और उसके ऊपर वो लोग उनसे जवाबदेही करते हैं। तो वो अपना जो सारा गुस्सा है या जो रिएक्शन है वो आके ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि डेट इज़ द वन जिसके साथ वो उनका वास्ता पड़ता है, बिल्कुल, बाकी तो दायरे वजूद में वजूद नहीं रखते। ठीक। ख्वाजा खालिद फारूक साहब, सर मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो गया, मुझे ज़रा बताइएगा ये जो अब एक इशू है कि ट्रस्ट डेफिसिट है हुकूमत वक्त, पंजाब हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और आईजी पंजाब के दरमियान, ये ट्रस्ट डेफिसिट है और यही ट्रस्ट डेफिसिट सीएस और सीएम के दरमियान है। इसको कैसे एड्रेस करें सर? वेरी शॉर्टली जवाब दीजिएगा, पुलिस का आप जवाब दीजिएगा जी। एड्रेस तो हुकूमत ने करना है। द सूनर दे रियलाइज द बेटर इट इज। तो वो इसको देखे, इसमें तो हुकूमत की तरफ से है कि वो तो ब्यूरोक्रेट से तो इम्प्लीमेंट ही करना होता ना। इसमें उनकी तरफ से तो अगर इंडिविजुअल किसी की शिकायत हो सकती है तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है सिस्टम है वो तो आपने पॉलिसी गाइडलाइन हुकूमत ने देनी है, ट्रस्ट उन्होंने पैदा करना है। अगर उसके रीजंस हैं उसको रिमूव करना है, उनके मीटिंग करें चीफ सेक्रेटरी, आईजी से, चीफ मिनिस्टर की, और जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनके जो जायज़ बातें हैं, जहां ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस का चाहे वो सिविल के हो, अगर उनकी खामी है वो उसका रिस्पॉन्स दें, उसको ठीक करें। वो पब्लिक सर्वेंट है, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन जो वो बाकी उनकी जेन्युइन बात हो वो उनकी सुने, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो यही हाल है। इसमें तो बैठ के मुशावरत दोनों को करनी चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए। सर पॉइंट आ गया आपका, खालिद साहब पॉइंट आ गया। शुमाइल ख्वाजा साहब सेम क्वेश्चन, सीएस और सीएम क्या करें? देखिए ये बहुत ही अहम सवाल है। मुझे याद है मैंने 2008 में एक ब्रीफिंग दी थी चीफ मिनिस्टर को उस वक्त, और मैंने एक स्लाइड में ये शो किया था कि PPP अमूमन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से जाना जाता है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि आई वुड लाइक टू री इन्वेंट इट। और तो उन्होंने कहा क्या मतलब है इसका? मैं कहा इसका मतलब है पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। ओके। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिशियंस को सस्पेक्ट करती है, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एतमाद नहीं करते। और जब तक ये दोनों जो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन है दोनों का, पॉलिटिशियंस का और इंतज़ामिया का, जब तक ये डवटेल नहीं होंगे और ये एक टीम नहीं बनाएंगे, ठीक है, सेम पेज पे नहीं आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि मामलात सुधर नहीं सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये हुकूमत के अपने मफाद में है, और कि वो इंतज़ामिया के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाए
जिससे इंतज़ामिया को उनकी सपोर्ट मिले, बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट से वो उनकी जो मैनिफेस्टो है उसको बेहतरीन तरीके से अमल दरामद करें। बिल्कुल ठीक है। शुमाइल अहमद ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, ख्वाजा खालिद फारूक साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक और ये कोशिश हम कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ मैं जाते जाते बताता चलूँ, इस महीने के अंदर कुछ प्रमोशंस हो रही हैं जिनके अंदर ग्रेड 22 की भी प्रमोशंस हैं। सो आइंदा 15 दिन के अंदर एटलीस्ट मुझे और बहुत सारे वो लोग जो इस चीज़ को कवर करते हैं बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन लोग प्रमोट हो रहे हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पंजाब से निकाला गया है उनकी करप्शन की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से। अगर वो लोग भी इस लिस्ट के अंदर प्रमोट होते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये होगा कि हुकूमत क्या चाहती है। और इसके अंदर जिस तरह पहले बात हो रही थी, सूबे के साथ साथ वफाक भी क्या, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, ये देखेंगे और इस पर बात भी करेंगे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।